फिल्म की शुरुआत होती है सागेई से। ये एक छोटी सी लड़की है, लेकिन उसके पास एक अजीब सा टैलेंट है। मतलब उसे किसी लड़के पर क्रश आ जाए तो वो छुपाने वाली नहीं है, सीधे जाकर बोल देती है। और एक दिन यही होता है। क्लास में उसे एक लड़का पसंद आ जाता है और सागेई तुरंत इजहार कर देती है। अब सोचो उसकी खुशी कितनी होगी जब वही लड़का भी हाँ कह देता है। ये सुनकर सागेई की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से खुशियाँ कहाँ देती है। अगले ही दिन वो लड़का अचानक स्कूल छोड़कर चला जाता है और सागेई का दिल पूरी तरह टूट जाता है। साल बीतते जाते हैं और सागेई भी बदलने लगती है। उसके बाल अब वैसे सीधे नहीं रहते जैसे बचपन में थे। उसकी जुड़वा बहन ही अब भी पहले जैसी दिखती है। लेकिन सागेई अपने बारे में सोचती रहती है कि कहीं ये सब उसके पिता का असर तो नहीं। फिर एक दिन सागेई को अपने ही पड़ोस के लड़के से प्यार हो जाता है। वो चुपचाप उसके लिए तोहफा भी तैयार कर लेती है। लेकिन जब वो हिम्मत जुटाकर उसे बताने वाली होती है तभी वो लड़का उसके घर आता है, पर सागेई से मिलने नहीं। वो तो उसकी बहन ही को ढूंढ रहा होता है। इस कड़वे अनुभव से सागेई अंदर से टूट जाती है और कसम खा लेती है कि अब कभी किसी से इजहार नहीं करेगी। लेकिन किस्मत फिर खेल खेलती है। बीच किनारे उसकी मुलाकात होती है हिएन से। लंबा चौड़ा, आकर्षक, जैसे समुद्र की लहरों में कोई जादू हो। पहली नजर में ही सागेई का दिल उस पर आ जाता है। अगले ही दिन वही हिएन स्कूल में नजर आता है। सब लड़कियां उसे देख देख कर पिघल रही होती हैं। लेकिन पूरे स्कूल को झटका तब लगता है जब हिएन सीधे सागेई की तरफ हाथ हिलाता है। उसकी दोस्त हैरान रह जाती है और सागेई शर्म से लाल हो जाती है। मजबूरी में वो बताती है कि कल बीच पर उससे मुलाकात हुई थी। फिर क्लास में सागेई को रिजल्ट बोर्ड दिखता है। उसमें हिएन का नाम टॉप 100 में होता है, जिसकी वजह से उसे शाम की स्पेशल स्टडी रूम में जाने का मौका मिलता है। कहते हैं कि अगर कोई उस रूम में इज़हार करे तो प्यार का हाँ होना लगभग पक्का है। लेकिन सागेई के लिए ये सिर्फ सपना है, क्योंकि उसकी अपनी रैंकिंग बहुत नीचे है। और फिर ब्रेक टाइम पर वो और उसकी सहेलियां दूर से हिएन को बास्केटबॉल खेलते देखती हैं। हिएन के आसपास हमेशा लड़कियों की भीड़ लगी रहती है। सब उसे इम्प्रेस करने में लगी होती है। ऐसे में सागेई सोचती है कि उसे भी कुछ अलग करना होगा। वो कैंटीन से एक ड्रिंक खरीदती है, उस पर अपना नाम लिखती है और कैंटीन वाले से कहती है कि इसे हिएन तक पहुंचा देना। लेकिन अंकल हंसकर बताते हैं कि आज तो कई लड़कियां यही काम कर चुकी हैं, यानी सागेई अकेली नहीं है जो उसके पीछे पड़ी है। बाहर आते ही सागेई अपनी घुंघराले बालों वाली दोस्त से मिलती है और क्या देखती है, उसके हाथ में भी हिएन के लिए पानी की बोतल है। मतलब यहाँ हर कोई हिएन को इम्प्रेस करने की दौड़ में है। स्कूल के बाद सागेई फिर से बीच पर पहुँचती है। उसे उम्मीद रहती है कि शायद हिएन फिर से नजर आए। वो समंदर के पास इंतजार करती है, लेकिन वहाँ हिएन नहीं, कोई और लड़का आ जाता है। सागेई का नेम टैग गिर जाता है। वो लड़का उसे उठाता है। तभी हवा से सागेई की शर्ट पानी में गिर जाती है। वो लड़का उसे निकालने जाता है, लेकिन खुद पानी में गिर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, वो तैरना ही नहीं जानता। सागेई तुरंत कूदकर उसे बाहर निकालती है और किनारे तक घसीट लाती है। जब देखती है कि उसकी सांसें रुक रही हैं, तो वो उसे सीपीआर देने झुकती है। लेकिन जैसे ही उसके होंठ पास आते हैं, लड़का अचानक होश में आ जाता है। सागेई गुस्से में उसे डांट देती है, लेकिन अंदर से वो खुश होती है कि लड़का सही सलामत है। अगले ही दिन बड़ा ट्विस्ट आता है। वही लड़का जिसका नाम है जुक, सागेई की क्लास में नया ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आता है। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा होता है। दोनों तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। टीचर सबको बताते हैं कि जुक असल में उम्र में बड़ा है। उसने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था, लेकिन फेल हो गया और अब उसे दोबारा स्कूल आना पड़ा। सागेई हंसते हुए उसका स्वागत करती है, लेकिन जुक का चेहरा ठंडा रहता है। वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं। अगली सुबह सागेई देखती है कि जुक प्लास्टर के साथ चलने में परेशान हो रहा है। वो मदद करने जाती है, लेकिन जुक मना कर देता है। तभी सुपरवाइजर एक और स्टूडेंट जियोंग को डांटता है और कहता है कि मदद करो। थोड़ी देर बाद सागेई को टीचर डांटते हैं क्योंकि वो नेम टैग नहीं पहने होती। वो झूठ बोल देती है कि नेम टैग शायद कहीं गिर गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो टैग अभी भी जुक के पास है, जिसने उसे लौटाया ही नहीं। लंच टाइम में सागेई और उसकी सहेलियां जुक के लिए खाना ले जाती हैं। उनकी ये मेहरबानी देखकर जुक हैरान रह जाता है। बाकी बच्चे पूछते हैं कि क्या वाकई बीच पर सागेई ने ही उसे बचाया था। जुक चुप रहता है, लेकिन सागेई शान से बीच में कूद पड़ती है और कह देती है, हाँ मैंने ही बचाया था, अब तो इसे मेरा एहसान मानना पड़ेगा। वो मजाक में कहती है अब से वो उसका छाता पकड़ेगा, उसके लिए खाना लाएगा और उसे आइसक्रीम भी खिलाएगा। जुक कुछ नहीं कह पाता और मान जाता है। उसकी सहेलियां सागेई के लिए नया नेम टैग बना देती हैं। जुक असली टैग लौटाने ही वाला होता है कि तभी वो किसी को कहते हुए सुन लेता है, शायद जिसने तुम्हारा टैग लिया है उसने पसंद की वजह से लिया होगा। ये सुनकर जुक चुपचाप टैग वापस करने से रुक जाता है। उधर सागेई अब भी अपनी जुबान पर डटी रहती है। वो कहती है मेरा दिल सिर्फ हिएन
हेन के लिए धड़कता है। मुझे वही पसंद है और किसी के लिए जगह नहीं है। तभी अचानक बॉल उसके सिर पर लगती है। वह देखती है तो हेन होता है। वह तुरंत माफी मांगता है और उसकी फिक्र भी दिखाता है। सागेई नजरें झुका लेती है। वो शर्म से लाल हो चुकी होती है। उसकी सहेलियां तुरंत चिढ़ाना शुरू कर देती है। अरे ये सब जानबूझकर किया होगा ताकि तुझसे बात करने का मौका मिले। लेकिन झुक इस सबको बिल्कुल अलग नजर से देखता है। उसके लिए ये कोई खास बात नहीं थी। क्लास में वापस आने पर सागेई की सहेलियां एक और खबर देती हैं। उनकी दोस्त इंचॉन के घुंघराले बाल अचानक फिर से बिल्कुल सीधे हो गए हैं। ये सुनकर सागेई चौंक जाती है और भागकर अगले क्लासरूम में पहुंचती है। और सच में ये देखकर वो दंग रह जाती है। ये तो वही सपना था जो सागेई हमेशा देखती थी, सीधे सुंदर बाल। जब वो पूछती है तो पता चलता है कि इंचोंग ने जंगमाई सैलून में जाकर बाल स्ट्रेट करवाए हैं, लेकिन उसकी कीमत थी पूरे 2 लाख वोन। अब सागेई की जिज्ञासा और उम्मीद दोनों बढ़ जाती है। वो अपनी सहेलियों को लेकर उसी सैलून पहुंचती है। भले ही उसके बाल बहुत घुंघराले थे, लेकिन दुकान वाली आंटी भरोसा दिलाती है कि ये भी स्ट्रेट हो सकते हैं। घर लौटकर सागेई अपनी सारी जमा पूंजी निकालती है, लेकिन जो रकम उसके पास थी वो उस ट्रीटमेंट के आसपास भी नहीं थी। दिल टूट जाता है। कुछ दिन बाद वो फिर से सैलून जाती है, सिर्फ देखने के लिए। तभी उसे सुनाई देता है कि झुक उसी दुकान वाली को माँ कह रहा है। ये सुनकर सागेई के दिमाग में तुरंत एक पागलपन भरा आइडिया आता है। अगले ही दिन से वो झुक से अचानक बहुत मीठा व्यवहार करने लगती है। उसे अलग अंदाज में हाय कहती है, दोस्ती दिखाती है। स्कूल के बाद वो जानबूझकर सैलून के बाहर उससे टकराती है और कैजुअली पूछती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झुक बता देता है कि ये सैलून उसकी माँ का है। बस सागेई फौरन अंदर भागती है। झुक की माँ से कहती है कि वो झुक की बहुत करीबी दोस्त है और उसे याद भी दिलाती है कि बीच पर उसी ने उसकी जान बचाई थी। वो वादा करती है कि स्कूल में हमेशा झुक का ध्यान रखेगी और बदले में इशारा करती है कि उसे भी हेयर स्ट्रेट करना है। उसकी माँ मुस्कुराती है और हाँ कह देती है, लेकिन शर्त ये रखती है कि झुक का प्लास्टर उतरने के बाद ही। उसके बाद से सागेई पूरी तरह झुक की जिंदगी में घुस जाती है। वो उसे क्लास तक पहुंचाती है, पढ़ाई में मदद करती है और घर सही सलामत भेजती है। यहाँ तक कि वो झुक की माँ की सैलून के लिए पर्चे बांटने में भी मदद करती है। एक बारिश वाले दिन सागेई उसे अपने पापा के गोदाम में ले जाती है। उसे अपने पापा के कपड़े पहनने के लिए देती है। अंदर कॉमिक्स की ढेर सारी किताबें पड़ी होती हैं। सागेई पूछती है कि क्या उसे पढ़ना पसंद है, लेकिन झुक कहता है कि उसने कभी पढ़ा ही नहीं। ये सुनकर सागेई हैरान हो जाती है और तुरंत अपनी पसंदीदा कॉमिक्स निकालकर उसे देती है। यहाँ तक कि वो गोदाम का पासवर्ड भी बता देती है ताकि झुक कभी भी आकर पढ़ सके। अगले दिन सागेई और उसकी सहेलियां अपने प्यार का इजहार करने की तैयारी भी शुरू करती हैं। वो ओरिगामी बीड्स मोड़ने लगती हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी प्रतिद्वंदी मिजी 1000 बीड्स बना रही है, तो सागेई और उसकी टीम सोचते हैं कि क्यों ना पूरे 10,000 बनाए जाए। जब झुक ये सब सुन लेता है तो चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सागेई उसे रोक लेती है और कहती है कि उसका रोल बहुत जरूरी है। तुम्हें तो मेरे बाल स्ट्रेट करने में मदद करनी ही होगी मेरे इजहार से पहले। बेचारा झुक मजबूरी में रुकता है और उसके साथ बैठकर बीड्स मोड़ने लगता है। इसके बाद सागेई एक क्लासमेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो शाम की स्पेशल स्टडी रूम वाली सीट उसके साथ बदल ले। उसे लगता है कि वहीं पर हियन से इजहार करने का सबसे सही मौका मिलेगा, लेकिन क्लासमेट साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा करने से उसकी खुद की पढ़ाई खराब हो जाएगी और आगे कहता है, क्या तुम सोचती हो वहाँ इजहार करने से वो तुम्हें पसंद करेगा? क्या तुम्हें लगता है ह्यून अंधा है? तुम्हारा कोई चांस नहीं है, अपना वक्त मत खराब करो। उसकी सख्त बातों ने सागेई का दिल तोड़ दिया। उसी शाम सागेई रोते हुए झुक के घर गई। उसने ओरिगामी मोतियों का जार उसके पास छोड़ दिया और चुपचाप चली गई। बाद में जब वो अपने पिता के गोदाम लौटी तो दरवाजा खुला मिला। अंदर झुक बैठा कॉमिक्स पढ़ रहा था। सागेई ने कहा कि वो ह्यून से तभी इजहार करेगी जब उसके बाल सीधे हो जाएंगे। उसका मानना था कि तभी ह्यून उसे पसंद करेगा। तभी झुक ने एक जार निकाला जिसमें वो मोती थे जो उसने पिछले कई दिनों से चुपके चुपके बनाए थे। ये देखकर सागेई हैरान रह गई। उसने पूछा, ये मोती आखिर मतलब क्या रखते हैं? सागेई ने धीरे से कहा, इनमें मेरे, तुम्हारे और मेरे दोस्तों की भावनाएं हैं। चाहे ह्यून मुझे ठुकरा भी दे, मैं इस जार को हमेशा याद के तौर पर रखूंगी। अगले दिन सागेई झुक के घर पहुंची उसे स्कूल ले जाने के लिए। वहाँ उसने देखा कि उसकी टांग अब ठीक हो चुकी है। सागेई बहुत खुश हुई। उसकी माँ ने सागेई को याद दिलाया कि जैसे ही वो ठीक होगा उसके बाल सीधे कर दिए जाएंगे। सागेई मुस्कुराई, लेकिन सोचा कि ये काम वो ह्यून से इजहार करने से एक दिन पहले करेगी। स्कूल में मॉक एग्जाम के नतीजे लगे थे। सबको देखकर हैरानी हुई कि झुक का नाम टॉप लिस्ट में था। उसने मेहनत इसलिए की थी क्योंकि उसे पता था कि सागेई को शाम की सेल्फ स्टडी रूम में जगह चाहिए
चाहिए। जुक ने अपनी सीट बदलने की पेशकश की ताकि सागेई वहाँ जाकर ह्यून से इजहार कर सके। ये देखकर पहली बार सागेई का दिल हल्का और खुश महसूस हुआ, लेकिन तभी उसे एक और चौंकाने वाली खबर मिली। खबर फैल गई कि ह्यून, जिस लड़के को सागेई दिल से चाहती थी, वो एग्जाम में फेल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किस्मत फिर से उसके साथ खेल रही हो। एक दिन पड़ोसी सागेई के घर आए और उसकी माँ से जंगमी के परिवार के बारे में बात की। वही लोग जिनका हेयर सैलून था। उन्होंने बताया कि जंगमी का बेटा जुक स्कूल के सबसे तेज बच्चों में से है और उसके पिता एक बड़े यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं। सागेई की माँ हैरान हुई कि इतनी अच्छी फैमिली को यहाँ क्यों आना पड़ा। तब पड़ोसी ने सच्चाई बताई। उसका पति बहुत जलनखोर था। वो अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालता और बेटे को भी मारता डांटता। यही वजह थी कि जुक घायल, अकेला और मजबूर हो गया कि कई बार स्कूल और एग्जाम छोड़ दे। सागेई पास ही बैठी सब सुन रही थी। उसका दिल भर आया। शाम को जब वो अपने पिता के गोदाम के पास से गुजरी तो अंदर लाइट जली हुई थी। उसने देखा कि उसका पिता जुक के साथ बैठकर नूडल्स खा रहा था। यहाँ तक कि उसके पिता ने जुक को एक कैमरा भी दिया और कहा कि अंदर और भी पड़े हैं, जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। अगली सुबह स्कूल में सागेई ने पिकनिक का पोस्टर देखा। उसने तुरंत सोचा कि ये ह्यून को अपने दिल की बात कहने का परफेक्ट मौका होगा। दोस्तों के साथ प्लान बना ही रही थी कि तभी ह्यून सामने आया। हमेशा की तरह उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और सागेई का दिल धड़क उठा। जिम क्लास में सबको हैंडबॉल गेम के लिए जोड़ी बनानी थी। ह्यून के साथ तुरंत एक लड़की पार्टनर बन गई और सागेई को जुक के साथ टीम बनानी पड़ी। खेल काफी टेंशन भरा हो गया। ह्यून बार बार ब्लू टीम को टारगेट कर रहा था और सागेई कई बार चोट खाने से बची क्योंकि जुक उसे ढाल बनकर बचाता रहा। लेकिन अचानक प्यार में अंधी सागेई खुद ही बॉल के सामने कूद गई ताकि ह्यून को बचा सके। ये देखकर जुक का दिल टूट गया। शाम को सागेई को ह्यून का वॉइस मैसेज आया। उसमें उसने उसे गेम में बचाने के लिए धन्यवाद कहा। सागेई खुशी से झूम उठी, लेकिन उसी वक्त उसे जुक का मैसेज भी मिला। उसकी आवाज में चिंता थी। उसने पूछा क्या उसे दर्द हो रहा है। खुद को दोष दिया कि उसे अकेला छोड़ दिया और उसे समझाया कि जिद मत करो, जल्दी से दवा ले आओ ताकि ठीक हो सको। दोनों मैसेज सुनकर सागेई का दिल उलझन से भर गया। एक मैसेज ने उसे बेहद खुश कर दिया और दूसरा उसकी आत्मा को सुकून पहुंचा गया। बाद में जब वो सैलून गई तो जुक की माँ ने जुक से कहा कि सागेई के बाल धो दो। दोनों उस पल में थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी जुक ने गलती से शैम्पू से पहले कंडीशनर लगा दिया। उसकी माँ चौंक गई क्योंकि वो जानती थी कि जुक ऐसा कभी नहीं करता। जुक ने तुरंत कोई बहाना बनाकर खुद को संभाला, लेकिन सागेई को शक होने लगा कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। पिकनिक का दिन आ गया। जब बस भरी हुई थी, सागेई सीधे और चमकते बालों के साथ अंदर आई। सब दंग रह गए। पीछे बैठा जुक उसे चुपचाप देखता रहा, लेकिन उसका मन भारी था। पिकनिक साइट पर पहुंचकर सागेई ने अपना ओरिगामी मोतियों का जार ह्यून की सीट पर रख दिया। उस रात दोस्तों ने सागेई की कन्फेशन के लिए एक खास जगह सजाई। तीरों के निशान देखकर ह्यून वहां पहुंचा और हैरान रह गया कि वहां सिर्फ सागेई खड़ी थी। उसने उसके सीधे बालों की तारीफ की, मोतियों का जार देखकर खुश हुआ और उसे फिर से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। फिर ह्यून ने बीच वाले दिन का जिक्र किया और कहा कि उस बारे में सिर्फ वो दोनों जानते हैं। सागेई का दिल जोर से धड़क उठा। उसे पता था कि वहाँ जुक भी था। उसी वक्त उसने देखा कि जुक चुपचाप वहाँ से जाने लगा। उसका दिल कस गया और उसे सब साफ समझ आने लगा। उसने ह्यून की ओर देखा और कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। आज मैं तुम्हें यही बताने लाई थी, लेकिन जब बोलने ही वाली थी मेरे दिमाग में कोई और घूम रहा था। मुझे लगता था कि पसंद किए जाने के लिए मुझे खुद को बदलना होगा, किसी की नजरों में सुंदर बनना होगा। लेकिन जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे कभी खुद को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसके सामने मैं बस खुद रह सकती हूँ। और यहाँ वो जिस इंसान की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि जुक था। सागेई वापस अपने दोस्तों के पास गई। सब बेचैन थे कि क्या उसकी कन्फेशन सफल हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें बस चुपचाप जुक को देखती रहीं। अगले दिन जुक को असली सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए वो हर जगह सागेई से बचता रहा। रात को उसने देखा कि गोदाम के अंदर लाइट जल रही है। वो बाहर ही ठिठक गया, उलझन में पड़ा, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा क्योंकि वो जानता था कि सागेई उसका इंतजार कर रही होगी। गोदाम के अंदर टेबल पर सागेई ने उसके लिए नए किताबें रखी थी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। किसी ने भी खामोशी तोड़ने की हिम्मत नहीं की। आखिर सागेई ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं हो रही कि मेरी कन्फेशन का क्या हुआ? क्या तुम जानना नहीं चाहते? उसने खुद ही मान लिया कि उसने ह्यून को प्रपोज ही नहीं किया। जुक हैरान रह गया और पूछा,
क्यों? सागेई हल्की सी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अब मैं पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन ये बात दूसरों को मत बताना, मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम आएगा तब बस मुझे एक बड़ा सा कैंडी ला कर देना, शायद उससे मेरा मन अच्छा हो जाए और मैं अच्छा लिख पाऊँ। अगले दिन स्कूल में सागेई का दिल थोड़ा बैठ गया जब उसने देखा कि झुक घुंघराले बालों वाली लड़की के साथ बातें कर रहा है। ईर्ष्या की हल्की सी चुभन उसके दिल में आई, लेकिन उसने इसे छुपाने की कोशिश की। उस रात झुक की माँ ने सोफे पर रखा एक बड़ा सा गिफ्ट देखा और उससे पूछा। झुक ने बताया कि सागेई ने उससे बड़ा कैंडी लाने को कहा था। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि वो अगले साल यूनिवर्सिटी एग्जाम देने का इरादा रखता है। उसकी माँ हैरान रह गयी, क्योंकि कभी उसने कहा था कि वो मरना पसंद करेगा लेकिन एग्जाम नहीं देगा। कुछ ही दिन बाद झुक सागेई के घर पहुँचा और उसके लिए वही बड़ा कैंडी गिफ्ट लेकर आया। जाते वक्त सागेई ने उसे रोक लिया और पूछा, क्या तुम्हारा इनसे कोई खास रिश्ता है? झुक ने बिना हिचके कहा, नहीं। फिर उसने उसे एग्जाम के लिए शुभकामनाएं दी और चला गया। एग्जाम का दिन आ गया, सब लोग उसे शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन तभी उसे एक सरप्राइज मिला, एक बड़ा सा गिफ्ट बैग, और वो भी एक खुशमिजाज भालू मैस्कॉट के हाथ से। जब कॉस्ट्यूम उतरा तो उसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि झुक निकला। सागेई का दिल खुशी और गर्मजोशी से भर गया। एग्जाम के बाद रिजल्ट का इंतजार करते हुए सागेई और उसकी ग्रुप मसालेदार चावल केक खाने बैठे, लेकिन सागेई ने बहाना किया कि उसे माँ की मदद करनी है। साथ ही झुक ने भी कहा कि उसे घर का काम है। दोस्तों को शक हुआ और उन्होंने पीछा किया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सागेई और झुक चुपके से मिल रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बाद में सागेई और झुक उसी बीच पर लौटे जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सागेई ने उससे पूछा, उस दिन तुम समंदर में क्यों कूदे थे? झुक की आंखें भारी हो गईं। उसने कहा, मैं उस वक्त बहुत दुखी था, सोच रहा था कि अगर लहरें मुझे बहा ले जाएं तो कैसा होगा, लेकिन तभी पानी के बीच मैंने तुम्हें तैरते हुए देखा और तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे जिंदगी की ओर खींच लिया। धीरे धीरे उसने वो नेम टैग सागेई को थमा दिया जिसे वो इतने समय से संभाल कर रखे हुए था। उसने बताया कि उसने इसे इसीलिए रखा ताकि उसे हमेशा उस इंसान की याद रहे जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और पहली बार अपने दिल की बात कह दी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल एक हो चुके थे। जब वो दोनों घर लौटे तो उनके हाथ एक दूसरे से अलग ही नहीं हो रहे थे। जाते जाते सागेई ने हिम्मत जुटाई और उसके होठों पर एक हल्का सा शर्माया हुआ किस कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन दिल पूरी तरह से सुकून में था। घर पहुँचते ही झुक की माँ ने उससे कहा कि रविवार को उसे सियोल जाना है नया हेयर ड्रायर लेने के लिए। उसने पूछा क्या उसे साथ चलना चाहिए, लेकिन माँ ने मना कर दिया और बोली कि वो दुकान का ध्यान रखे। अगले दिन सागेई अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गई, लेकिन निकलने से पहले उसने झुक को कॉल किया और बार बार याद दिलाया कि रविवार को उनका वादा किया हुआ डेट है। इसके बाद सागेई ने अपनी दोस्तों को कॉल किया और उनसे मदद मांगी कि वो सब मिलकर बीच पर उसके बड़े कन्फेशन के लिए तैयारी करें। आखिरकार वो खास रविवार आ ही गया। सागेई की दोस्तें सजावट और तैयारी में व्यस्त थीं। उसी समय सागेई और झुक वहाँ पहुँच गए। ये देखकर सब जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन पर छिप गए। थोड़ी दूरी से खड़ी सागेई ने अपने दोस्तों को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाए। तभी अचानक झुक के फोन पर मैसेज आया। उसने कहा कि उसे कॉल करनी है और थोड़ी दूर चला गया, लेकिन मैसेज पढ़ते ही उसका चेहरा उतर गया। खबर आई थी कि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है। वो फौरन सागेई से माफी मांगकर सियोल के लिए निकल पड़ा। अस्पताल पहुँचने पर उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश कोमा में पड़ी है और उसके पिता ठंडे चेहरे के साथ पास खड़े हैं। पिता ने कहा कि माँ सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन सहानुभूति दिखाने के बजाय वो उस पर ही इल्जाम लगाने लगे कि उसने झुक की पढ़ाई बर्बाद कर दी और माँ के तौर पर नाकाम रही। झुक का दिल गुस्से से भर गया। उसे यकीन था कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं और माँ को धक्का देकर गिराया गया है, लेकिन पिता ने उसकी परवाह किए बिना आदेश दिया कि वो घर चला जाए। कई दिन बीत गए और किसी को भी झुक की खबर नहीं मिली। जब सागेई और उसकी दोस्तें उसके घर पहुँची तो दुकान बंद थी और उस पर फॉर रेंट का बोर्ड लटका था। सागेई परेशान हो गई। उसे याद आया कि उसके पिता सोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं। मजबूर होकर वो सियोल चली गई और अस्पताल में जांगमी नाम की पेशेंट के बारे में पूछा। उसे उस कमरे की ओर भेज दिया गया जहां उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। वहां उसने सुना कि झुक के पिता ने ठंडी आवाज में अपनी पत्नी और बेटे से कहा कि अब वो तुरंत अमेरिका जा रहे हैं और अगर वो कभी दोबारा घर लौटे तो वो कभी उनकी पकड़ से नहीं बच पाएंगे। ये सुनकर माँ और बेटे दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों वहीं रुकना चाहते थे, लेकिन मजबूर थे। कमरे के बाहर खड़ी सागेई ने ये सब सुन लिया। उसका दिल
दिल डर और दर्द से कस गया। उस रात सागेई ने पब्लिक फोन से कॉल किया। दूसरी तरफ से झुक की आवाज आई। वो चुप रह गई और फिर उसके होठों से निकल गए कुछ दिल तोड़ देने वाले शब्द। सागेई ने अपने सारे फीलिंग्स झुक के लिए झुठला दिए। फोन पर उसका आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने जबरदस्ती शब्द बाहर निकाले। उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह ही देखती रही हूँ। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम गलत न समझो। अब से हमें एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है। सागेई ये इसलिए नहीं कह रही थी कि उसका दिल ऐसा चाहता हो। वो जानती थी कि झुक की स्थिति बहुत मुश्किल है। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी वजह से अपनी जिंदगी की सब चीजें खो दे। उस रात सागेई अनगिनत आंसू बहाती रही। उसे पता था कि ये शायद आखिरी बार था जब वो उस लड़के से बात कर रही थी जिसे वो सच में प्यार करती थी। कुछ दिन बाद स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई। सागेई ने अपने होम रूम टीचर को हैरान करते हुए सम्मान के साथ ग्रेजुएट किया, लेकिन फोटो खिंचवाते और सर्टिफिकेट पकड़ते हुए भी उसका दिल भारी था। साल की बुक में अपनी क्लास की तस्वीरें देखकर उसकी झुक के लिए लॉन्गिंग और बढ़ गई। यादों के बोझ को सह नहीं पा रही थी। सागेई सीधे अपने गोदाम चली गई, वही जगह जहां उनकी सारी यादें जैसे समय में फ्रोजन थीं। वहां उसने एक नोटबुक देखी जो झुक ने पीछे छोड़ दी थी। उसके कवर पर झुक के हाथ की लिखावट में लिखा था, लव क्रॉनिकल। नोटबुक के अंदर उसने खुद की और दोस्तों की कई तस्वीरें देखी। हर तस्वीर के पास झुक ने छोटे छोटे नोट्स लिखे थे जिसमें उसकी एक्सप्रेशंस का जिक्र था, चाहे वो खुश हो या उदास, हंसती हो या रोती हो। झुक ने उसकी हर चीज को प्यार किया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट थी, बल्कि क्योंकि वो सागेई थी। सागेई सिर्फ वही लड़की नहीं थी जिसने कभी उसे बीच पर बचाया। वो वही थी जिसने उसे उसकी जिंदगी के अंधेरे से निकाला, वही जिसने उसके नाइटमेयर्स से उसे बचाया। कभी उसने उसका नाम टैग अपनी जिंदगी की तरह पकड़ा था, लेकिन अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सागेई का नाम, उसकी मौजूदगी, उसकी पूरी पहचान उसके दिल में खुद ब खुद दर्ज हो गई थी। जैसे जैसे सागेई ने नोटबुक के पन्ने पलटे, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। एक खूबसूरत प्यार उसके सामने खुला था, लेकिन फिर भी वो दूर लगता था, जैसे उसकी पहुंच से बाहर। हैरान और उदास होकर बीच पर टहलती हुई उसने झुक को मैसेज किया, आज मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मैं ठीक नहीं हूँ। ये वही बहाना था जिसे उसने पहले भी इस्तेमाल किया था। वह सोच रही थी कि शायद झुक इसका जवाब न दे, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया अलग थी। उसने लिखा, मेरी नजर में तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। तभी फोन की घंटी बजी और पीछे से किसी परिचित आवाज ने उसका नाम पुकारा। सागेई ने मुड़ा और देखा, वहीं झुक सीधे रेत पर खड़ा। विश्वास न होने जैसा पल राहत में बदल गया। सागेई दौड़ी और उसे गले लगा लिया, रोते हुए माफी मांगती रही। उसने माना कि उसने झूठ बोला था, कि जो कठोर शब्द उसने कहे थे वो सच में नहीं कहना चाहती थी। उसने कभी भी उसे भूलना बंद नहीं किया, कभी भी प्यार करना बंद नहीं किया। झुक ने उसे पूरी समझदारी से सुना। चुपचाप उसने अपने बैग से एक जार निकाला जिसमें पेपर बीड्स भरे थे। उसने बताया कि हर एक बीड उनके किसी यादगार पल का प्रतीक है, वो पल जिन्हें वह कभी भूलना नहीं चाहता। आंसू और खुशी में दोनों एक दूसरे से चिपक गए। उनके दोस्त जो पास ही छिपे हुए थे बाहर आए, चीयर करने लगे और इस खूबसूरत जोड़े के फिर से मिलने की खुशी मनाई। यहाँ किसी बड़े मंच या सार्वजनिक कन्फेशन की जरूरत नहीं थी। जो उन्हें जोड़े रखता था वो कहीं ज्यादा बड़ा था, उनके दिलों का सच जो अटूट और शब्दों से बाहर था। और इस तरह उनके प्यार की कहानी, फॉल्स हेयर वाली लव स्टोरीज अपना अंत पा गई। उनकी कहानी चाहे ड्रामेटिक हो, लेकिन असली खुशियों का बटन है सब्सक्राइब दबाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें, ताकि सबसे पहले हमारी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।